हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिवराम सिंह यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स फूड जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको सिंपल और एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। बायो मैकेनिकल में फूड चबाना, ग्राइंड करना, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, और बायोकेमिकल में होता है एंजाइम्स जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बना होता है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर एनस तक ख़त्म होती है, और ग्लैंड जो होती हैं वो एंजाइम्स और बहुत सारे सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जो फूड होता है उसके ये मेजर कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और वाटर भी फूड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट मेनली स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है हमारी डाइट में। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जो होता है वो उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन दो जगह पर होता है, एक सलाइवा, दूसरा ड्यूडेनम। सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है टाइलिन, जो ऑलमोस्ट 30% स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी जगह कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए वो होती है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में पेंक्रियाटिक अमाइलेज और डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, और ये ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। डाइसैकेराइड्स और इन डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए ड्यूडेनम की वॉल से एक मतलब इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, उसमें एंजाइम होता है। उस जूस का नाम होता है सक्कस एंटेरिकस, और सक्कस एंटेरिकस में मेनली बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए एंजाइम होते हैं डाइसैकेराइडेजेस। डाइसैकेराइड जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रेज, माल्टेज एट्सेट्रा, ये सारे डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं और मोनोसैकेराइड एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरा फूड कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स, और प्रोटीन का मेनली डाइजेशन जो एंजाइम करते हैं उनको कलेक्टिवली हम प्रोटीएज बोलते हैं। और ये प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है स्टमक से। स्टमक में जो लार्ज पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में छोटे छोटे चेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत सारे स्मॉल प्रोटीन में बदल जाते हैं। ये स्मॉल प्रोटीन जब ड्यूडेनम में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं। और इनएक्टिव फॉर्म में सबसे पहले एंजाइम जो एक्टिवेट होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला, वो जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। उसको जो एक्टिवेट करता है वो करता है सक्कस एंटेरिकस, मतलब इंटेस्टाइनल जूस। इसमें एक एंजाइम होता है सक्कस एंटेरिकस में जिसको बोलते हैं इंटीरोकाइनेज। इंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन बाकी बचे हुए जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और कैमोट्रिप्सिनोजन, ये बाकी जो हैं एंजाइम उनको सबको एक्टिवेट कर देता है ये ट्रिप्सिन, बाकी सबको एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले एक्टिवेट होगा ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन में बदलेगा, और ट्रिप्सिन इसको बदलेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में इंटीरोकाइनेज, और बाकी सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा ट्रिप्सिन। ये जो पेंक्रियाटिक प्रोटीएज होते हैं ये सारे के सारे प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड में
बदल देते हैं डाइपेप्टाइड। और इन डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं उसका नाम होता है डाइपेप्टाइडेज। ये डाइपेप्टाइडेज निकलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सक्कस एंटेरिकस में, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में। ये सारे के सारे डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। फैट का डाइजेशन मेनली होता है हमारा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में फैट का डाइजेशन स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है इसका इमल्सिफिकेशन करना पड़ता है। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लार्ज फैट मतलब एक चंक होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा ड्रॉपलेट है फैट का, इसको छोटे छोटे मिक्सचर के फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे इसमें, तो इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। यहाँ पे ये होता है किसकी हेल्प से? बाइल सॉल्ट की हेल्प से। बाइल सॉल्ट कर क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और लाइपेज को काम करने का जगह मिल जाता है। ऐसे छोटे छोटे फैट के कंपोनेंट हैं। यहाँ आएगा जो पेंक्रियाटिक लाइपेज, ये इस फैट जनरली ट्राइग्लिसराइड होते हैं, इस फैट को कन्वर्ट कर देगा हमारा मोनो और डाइग्लिसराइड में। ये जो हैं मोनो और डाइग्लिसराइड बाद में जो इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, सक्कस एंटेरिकस में जो लाइपेज होता है उससे डाइजेस्ट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लैक्टियल्स जो होती हैं यानी कि जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बाद में चाइल। जो पेंक्रियाटिक जूस में डीएनएज और आरएनएज भी पाए जाते हैं, ये डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइन जो जूस निकला हुआ है उसमें एंजाइम होते हैं न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। बाद में जो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजनस बेस और शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके बाद ये इंटेस्टाइनल जूस में न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज बाद में इन पर एक्ट करेंगे और जो इनको कन्वर्ट कर देंगे न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और फिर न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजनस बेस और शुगर में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से सारे के सारे कंपोनेंट का डाइजेशन हो जाएगा। विटामिन जो फैट दो तरह के होते हैं, विटामिन वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, जो कि ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उनको जो विटामिन B12 है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ऐड होके वो ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है जाके। इसी तरह से वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब हो जाता है और मिनरल्स भी सबका अपना अपना अलग अलग एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, उससे एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो मेजर कंपोनेंट हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन का, सबका डाइजेशन देखा कि कहाँ कैसे डाइजेशन हो रहा है। बाकी उसके बाद जब ये सारे कंपोनेंट डाइजेस्ट हो जाते हैं उसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन होता है मेनली इलियम में, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है और कुछ का पोर्शन का जेजुनम में होता है। तो और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर वाटर और कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है हमारा इलियम में। और सारा का सारा डाइजेशन कहाँ होता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे के सारे डाइजेशन, सारे के सारे मैक्सिमम ज़्यादातर कंपोनेंट का डाइजेशन ड्यूडेनम में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने देख लिया डाइजेशन का क्या बेसिक्स है। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, तो इससे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। बाकी कुछ लोगों का हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, जब मैं प्रिपरेशन करता था उस टाइम पे भी लोग कन्फ्यूज रहते थे एनसीईआरटी पढ़ना है कि कोई और बुक पढ़ना है। तो हमेशा याद रखिए, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किस कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बायो का जब भी आप रिवीजन करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बुक से करेंगे, वो है एनसीईआरटी। हमेशा याद रखिए, कोई कितना भी कंफ्यूज करे, कुछ भी बोले, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि सारा का सारा पेपर कहीं से आएगा तो वो है एनसीईआरटी। लेकिन
कैसा पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या टॉपिक आते हैं, ये आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तो आप जुड़े रहिए हमसे। आई विल ट्राई टू हेल्प इन मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। जितना मैं कर सकता हूँ उतना आई विल गिव माई बेस्ट। तो हमेशा याद रखिए, एक बात हमेशा याद रखनी है कि एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको एनसीईआरटी में ज़रूर अंडरलाइन कर लेना है कि ये गलत हो रहा है। और अभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि पुराना सिलेबस पढ़ना है, नया सिलेबस पढ़ना है, नया एनसीईआरटी पढ़ना है, पुराना एनसीईआरटी पढ़ना है। तो मैं हमेशा आपको एडवाइस दूंगा कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, किसी के पास बुक है उससे फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, मार्केट में भी मिल जाएगी। तो अभी ओल्ड पढ़नी है, क्योंकि न्यू है वो, उसमें बहुत सारा सिलेबस कम दिया है। और ऑनलाइन भी कुछ खबरें आ रही हैं कि सिलेबस कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उस सब पर नहीं जाना है। जितना पुरानी एनसीईआरटी में दिया है वो सारा पढ़ना है, नई में जो अपडेट कर दिया है वो भी पढ़ना है। थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे आप, उससे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, लेकिन कम पढ़ेंगे आपका लॉस एकदम हो सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू।